हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। और देखिए दोस्तों, हम लोग तो आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं वो तो चल ही रही है और उस मेहनत के लिए हम आपसे कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन दोस्त, जो आप लोग कर रहे हैं वो मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि आप लोग जो जिस तरीके से रिस्पांस दे रहे हैं वो पॉजिटिव रिस्पांस तो नहीं आ रहा है। क्योंकि हम आपके लिए जो है जिस तरीके की क्लासेस आप लोग जो भी डिमांड करते हैं कि सर रूल्स पढ़ा दीजिए, मैं रूल्स पढ़ा रहा हूँ। आप कहते हैं कि सर जी यहाँ पे जो है आप हम लोगों को वोकैब दे दीजिए, हम वोकैब दे देते हैं आपको। आप हमसे कह देते हैं सर जी ये पढ़ा दीजिए, हम वो पढ़ा देते हैं। आप कह देते हैं सर जी ये कर दीजिए, हम वो कर देते हैं। बट दोस्त, आपके तरफ से वो रिस्पांस जो पॉजिटिव आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, और यही जो है मुझे फिर थोड़ा सा खल रहा है। फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ऐसा क्यों हो रहा है और मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं इन लोगों के लिए ये कंटिन्यू रखूं, या फिर हम अपने तरफ से कुछ और भी चीज़ें चालू कर दें, आपकी ना सुने। तो ये सारी चीज़ें हैं जो डिस्टर्ब कर रही हैं। कोशिश कीजिए कि आप लोग जो डिमांड करते हैं उसको देखिए, देखने के साथ शेयर भी कीजिए, और हो सके तो क्या नाम उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। वो आप लोग नहीं करते हैं, क्योंकि सोचिए 70% किसी वीडियो पे जो लोग देखने आ रहे हैं वो आउटसाइडर हैं। जो सब्सक्राइब कर रखा है 70%, आप सोचिए 400 व्यूज़ आ रहे हैं अगर किसी वीडियो पे, 500 व्यूज़ मान लीजिए, और उस पर 70% आउटसाइडर आ रहा है, मतलब 350 बच्चा जो है बाहर का है। मतलब 500 व्यूज़ में 150 बच्चा ही है ऐसा जो सब्सक्राइब वाला देख रहा है। बाकी लोग कहाँ हैं पता नहीं। और वीडियो अभी तक जो है लगभग 1000 सब्सक्राइबर सिर्फ इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही आ चुके हैं। अगर वो भी सारे लोग देखें वीडियो तो भी हम लोग 1000 पर तक आसानी से पहुंच जाएंगे, लेकिन वो लोग नहीं देख रहे हैं। अब बताइए, सब्सक्राइब तो कर रखा है लेकिन वो लोग देख नहीं रहे हैं। ये गलत तरीका है। कोशिश किया करें, जरूर देखें। खैर चलो, पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। संयुक्त स्वर का मतलब क्या होता है? जब दो स्वरों से मिलकर कोई स्वर बनता है उसको संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है, तो संयुक्त स्वर होते कितने हैं? संयुक्त स्वरों की संख्या सिर्फ 4 है। कितनी है? 4 है। कौन कौन से हैं? ए, ऐ, ओ, औ। बस ये संयुक्त स्वर हैं, जिसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 ओ दे बड़ा ऊ दे रखा है, जो कि संयुक्त स्वर में नहीं आता है। स्वरों की संख्या 11 है, जिसमें हास्य स्वर 4 आते हैं, दीर्घ स्वर सिर्फ 3 है, और संयुक्त स्वर 4 हैं। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कहां पर होगा? तो रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, तो वहां पे क्या लगना चाहिए था? वो ऐसे करके कॉमा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग अल्प विराम कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? जिसको अल्प विराम कहते हैं, जो कि यहाँ पे लगना चाहिए था, जो नहीं लगा हुआ है। चलो, भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो भारत क्या है? भारत एक तरीके का नाम है। किसका नाम है? किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, वरना ये अपने देश का नाम है। तो जब अगर देश का नाम होगा तो इसको व्यक्तिवाचक, किसी व्यक्ति के जगह पे अगर व्यक्ति का नाम भी होता देश की जगह पे, तो भी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होता। चलो 4 नंबर, हम ताजमहल देखने जाएंगे। इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? तो आपको भी पता है कि जो हम है तो वो कैसा सर्वनाम होगा? अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक और पुरुषवाचक। ठीक है, तो जो हम है वो पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं, ठीक, उसमें पुरुषों, स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। जैसे जो स्त्री या पुरुष होगी उसके नाम की जगह पे जिन भी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उनको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इसमें 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मैं, हम, ये 2। फिर मध्यम पुरुष, तू, तुम, आप। और अन्य पुरुष में वह, वे और ये शब्द जो हैं, ये सारे के सारे शब्द जो हैं संज्ञा के बदले जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, और इन्हीं को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। चलो, कंठ का विशेषण होगा। कंठ का विशेषण क्या होगा? तो कंठी, काठी, कंठक और कंठ। तो जो कंठ होता है उसका विशेषण क्या हो जाता है? कंठ हो जाता है। क्या हो जाता है? कंठ हो जाता है। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों से मिलकर बनने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। चलो 6 नंबर देखिए क्या हो जाएगा। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातु कहलाती है? द्विकर्मक धातु, साधित सकर्मक धातु, संयुक्त धातु या समस्त धातु? तो साधित सकर्मक धातु। ठीक है, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई जो गई क्रिया कौन सी धातु कहलाती है? तो साधित सकर्मक धातु कहलाती है। फिर 7 नंबर देखिए क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? चलो, परिमाणवाचक आपको पता है किसी भी नाप तौल के लिए जिन भी
शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, चलो देखो, इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, या लड़की सुंदर है, मैदान हरा भरा है, तुम अच्छे खिलाड़ी हो। तो देखो ये तो गुणवाचक विशेषण है, हरा भरा है ये भी लगभग गुणवाचक, सुंदर होना ये भी गुण है। अब बचे बहुत, तो ये बहुत, कम, थोड़े, ज़्यादा, ये इस तरीके के शब्द सब परिमाणवाचक कहलाते हैं। 8 नंबर देखो, निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से असंगति गुण चुनना है। माली का मालिन लिखा हुआ है, शेर का शेरनी लिखा हुआ है, बाघ का बाघिन लिखा हुआ है, और सेठ का सेठाइन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है गलत, तो सेठ का सेठाइन नहीं होता है, सेठ का सेठानी होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बहुत बार पूछा गया है सेठानी या सेठाइन का। ठीक है, क्योंकि कहा सेठाइन जाता है, वकील का वकीलाइन, सेठ का सेठाइन, गुप्तक गुप्ताइन, तो उस तरीके से तो लोग उसी पे पहुंच जाते हैं, बल्कि होता सेठाइन नहीं है, सेठानी होता है। ठीक, निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य एक वचन है? अध्यापकगण यहाँ बैठे, महात्मा बुद्ध महान थे, कल बहुत वर्षा हुई थी, भय से उसके तो प्राण ही गए। तो देखो प्राण शब्द ही बहुविकल्पी बता रहे हैं, प्राण शब्द ही बहुवचन शब्द है। क्या है? प्राण शब्द ही बहुवचन शब्द है। अध्यापक गण जो है बहुवचन शब्द है, और महान थे इसमें लगा दिया, था होता तो भी ठीक था, लेकिन खैर वो भी अलग बात है। महात्मा बुद्ध यहाँ पे महान थे, अब थे का मतलब जो है यहाँ पे बहुवचन बन जाएगा। बाकी कल वर्षा हुई थी, तो ये खाली एक जो है ये एक वचन में आपको दिखाई देगा। 10 नंबर, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात करना है। दिए गए वाक्य का काल ज्ञात करना है। गाय घास चर कर चली गई। अब एक बात बताओ, वो गाय घास जो है चरकर चली गई, तो अब तुम वहाँ क्या कर रहे हो भाई? अगर गाय घास चरकर चली गई तो तुम अपने घर जाओ, गाय लेके गए हो तो घास चर के चली गई, अब तुम अपने घर जाओ, दूध दुहो जाके, कुछ पैसे मिलेंगे। चलो खैर ये मजाक था, इसको साइड रखते हैं। तो गाय घास चर कर चली गई, तो इसमें क्या हो जाएगा? अब क्योंकि वो घास चर चुकी है और वो जा भी चुकी है, तो वो क्या हो जाएगा? वो काम तो भूतकाल में हो गया ना, तो ये जो है आपका भूतकाल इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाचक का प्रयोग हुआ है? किसका भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? सॉरी, देखो भाववाच्य होता क्या है? ठीक है, भाववाच्य क्या होता है? भाववाच्य में क्रिया के जिस रूप में ना तो कर्ता की प्रधानता होती है और ना ही कर्म की प्रधानता होती है, सिर्फ क्रिया का भाव ही आपको दिखाई देगा, वहाँ भाववाच्य होता है। ठीक, जैसे दादी से चला नहीं जाता है, मोहन ने खाना नहीं खाया, कुलियों ने सामान नहीं उठाया, और मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। तो इसमें देखो सभी में क्या है? इन सभी में इसमें कर्ता का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए ये भाववाच्य नहीं हो सकते हैं। ठीक है, प्रभाव नहीं मतलब कर्ता की प्रधानता है और कर्म की भी प्रधानता दिख जाएगी। दादी से चला नहीं जा रहा है, तो इसमें जो है आपको काम नहीं हो रहा है, या इस तरीके के जो शब्द आते हैं आपके, जैसे मोहन से टहला नहीं जाता है, तो ये भाववाच्य हो जाता है। दिए गए वाक्य में प्रयुक्त गलत विभक्ति चिन्ह के स्थान पर सही विभक्ति चिन्ह होगा। छुट्टियों के सभी बच्चों का अपने मम्मी पापा के साथ घूमने का कार्यक्रम बना लिया था। अच्छा, गलत विभक्ति चिन्ह के साथ, चिन्ह के स्थान पर सही विभक्ति चिन्ह क्या होगा? गर्मियों में सभी बच्चों का अपने मम्मी पापा के साथ घूमने का प्रोग्राम बना लिया था। अच्छा, छुट्टियों में सभी बच्चों का, अरे यहाँ पे सभी बच्चों ने होना चाहिए था, सभी बच्चों ने अपने मम्मी पापा के साथ, तो ने शब्द विभक्ति यहाँ पे का की जगह पे ने शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए था। ठीक है, चलो 13 नंबर की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तो तत्सम शब्द मतलब संस्कृत शब्द होता है आक, आंत, अंक और अंजलि। अंजलि, तो यहाँ पे तत्सम शब्द तो अंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंक। तो अंक का क्या होता है? अगर हम लोग बात करेंगे तो तद्भव इसका आंक होता है, आंक। ठीक, और आक लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है? आक, इसका तो कुछ नहीं होता है। फिर आंत लिखा हुआ है, आंत तो तद्भव शब्द है, आंत्र होना चाहिए था। आक का अर्क होता है, अंजलि का अंजलि होता है, या मतलब आधा ना लग जाता है, या अंक की बिंदी के साथ छोटी की मात्रा लगा दी जाती है। चलो, बात जुर्बा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो देखो उपसर्ग कहाँ पे लगते हैं? उपसर्ग आपको पता है हमेशा शब्द के पहले लग जाते हैं। ये देखो तजुर्बा लिखा हुआ है, बा तजुर्बा, तो तजुर्बा में हमने जोड़ा क्या? तजुर्बा में हमने सिर्फ बा ही तो जोड़ा, तो ये बा शब्द आपका प्रत्यय उपसर्ग बन जाएगा।
अनुकरणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ? तो अनुकरणीय शब्द बना किससे मिलके है? तो ये अनुकरण से मिलके बना है। किसके? अनुकरण से। और उसमें लगाया क्या है लास्ट में? बड़ी ई और या लगाया है, तो बड़ी ई और या लगा दिया, ये अनुकरणीय बन गया। बस यही आपको लेना था। चलो 16 नंबर देखते हैं। आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होगा? तो आविर्भाव का तिरोभाव, विरक्त, अंत या अधोगति। आविर्भाव का तिरोभाव, अरे 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 अरे, आविर्भाव का तिरोभाव। चलो इनमें से कौन सा शब्द उदय का विलोम शब्द होगा? तो उदय मतलब उगना होता है, और अस्त क्या बन जाता है? डूबना। ठीक, सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, ये बिल्कुल सही बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार शब्द का पर्यायवाची नहीं है? अंधकार शब्द का पर्यायवाची नहीं। तो तिमिर अंधेरा होता है, तिमिर का तो मतलब हाँ अंधेरा होता है। ध्वांत का भी मतलब अंधेरा होता है, और तिमिर जैसे लिखा हुआ है वैसे तिमिरिस्त्र लिखा हुआ था, इसका भी मतलब अंधेरा होता है। और निलय क्या लिखा हुआ है? निलय। तो निलय जो है वो घर का होता है, निलय मतलब ये घर होता है, ये इसका पर्यायवाची नहीं होगा। कोकिला, चलिए भाई कोकिला का देखते हैं पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। तो कोकिला तो कोयल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? कोयल के लिए। इसके और पर्यायवाची क्या हो जाते हैं? जैसे कोयल, श्यामा, बसंत दूत भी कहते हैं, कादम्बरी भी इसी को कहते हैं। कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? भिन्न अर्थ और प्रकृति का है। चिरंतन, शाश्वत, सनातन और अंधा अधुनातन। अच्छा, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? तो अधुनातन यहाँ पे भिन्न अर्थ और प्रकृति का हो जाएगा, क्योंकि अधुनातन का अर्थ होता है आज तक जो घटित हुआ है। ठीक, आज तक का जो घटित काल होता है उसको अधुनातन कहते हैं। शाश्वत तो आपको, और जो चिरंतन और सनातन ये अलग शब्द हो जाएंगे। ठीक, बाकी ये जो 3 शब्द लिखे हुए हैं इनके शब्द जो हैं, शब्दों के जो अर्थ हैं वो लंबे समय से चले हुए आ रहे हैं। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात करना है। अम्बु और अम्ब दे रखा है। क्या दे रखा है? अम्बु और अम्ब। तो देखो अम्बु का मतलब होता है जल, इसलिए अम्बुज होता है, और अम्बु मतलब जल होता है, और जा का मतलब होता है जल में पैदा होने वाला। तो अम्बुज अम्बुज मतलब कमल हो जाता है। तो यहाँ पे अम्बु का मतलब जल होता है और अम्ब का मतलब माता होता है। अम्बे तू है जगदम्बे वाली जो कहा जाता है, तो उसमें अम्ब बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। अगले हैं, एक और बचा था? नहीं बचा था। चलो, जो दिखाई ना दे उस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताना है। जो दिखाई नहीं देगा तो वो भैया अदृश्य होता है। क्या होता है? अदृश्य होता है। चलो, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है? व्याकरण जानने वाला। तो व्याकरण जानने वाले को क्या कहते हैं? वीर प्रशु। नहीं भाई, इसको तो वीर प्रशु नहीं कहते हैं। क्षण में नष्ट होने वाला क्षतिपूर्ति। अरे ये भी नहीं होता है। जिसमें सबकी सम्मति हो, सर्वज्ञ कैसे हो जाएगा यार वो। जो बिना वेतन काम करता अवैतनिक, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। एक तो पता क्या है, जब पेन से मैं ये वाला निशान लगाता हूँ तो ये वाली जो लाइन होती है ये कभी एक बार में नहीं बनती। आप देखते होंगे हर बार मैं डंडी ही खींच पाती है मेरी, और ये बनता ही नहीं है, फिर कितना भी करो। ठीक, चलो, व्याकरण जानने वाले को क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। इसको यहाँ पे आगे मैं लिखे देता हूँ। ठीक, और ये क्षतिपूर्ति नहीं होती, ये क्षणभंगुर होता है। क्षणभंगुर मतलब जरा सी देर के लिए। जिसमें सबकी सम्मति होती है, ठीक, वो सर्वज्ञ नहीं होता है, वो सर्वसम्मति होता है। चलो भाई, स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वरों का, व्यंजनों का, शब्दों का या मात्राओं का? तो जितने भी जो हमारी स्वर संधियां होती हैं उसमें, जब जैसे नाम से भी आपको पता चल रहा होगा, जब स्वर संधि है तो उसमें स्वरों का ही खेल खेला जाएगा। 25 नंबर, भर पेट में कौन सा समास होगा? आपको मैंने बहुत बार बताया, भर, प्रति, यथा, ये शब्द जो है किस में आते हैं? अव्ययी भाव समास में आते हैं। ठीक है, किस में आते हैं? ये अव्ययी भाव समास में आते हैं। 26 नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना। गोपियां कृष्ण की रोह में आंखें बिछाकर बैठी थी। तो रोह कहाँ होता है? वो तो राह होता है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। गोपियां किशन की राह में आंखें बिछाए बैठी थी। गोपियां किशन की राह में,
नहीं, कृष्ण की राह में किशन तो हो ही नहीं सकता। गोपियां कृष्ण की राह में आंखें बिठाकर, बिठाकर नहीं होता, बिछाए या बिछाकर होना चाहिए था। गोपियां कृष्ण की राह में आंखें बिछाए बैठी थी, बिल्कुल सही हो जाएगा। आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है? ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये अलग अलग आचार्य हैं, इन्होंने अलग अलग मानी है। तो आचार्य जो भरत हैं उन्होंने रसों की संख्या 8 मानी है। ठीक है, श्रृंगार, करुण, वीर, विभत्स, हास्य, रौद्र, भयानक और अद्भुत, ये 8 रस माने हैं इन्होंने। चलो फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, सॉरी 28। जो मात्रिक समछंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और 4 चरण होते हैं, उसको क्या कहते हैं? चौपाई। यहाँ पे 4 चरण नहीं लिखा, लेकिन प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, तो वो क्या बन जाता है? चौपाई। और चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। बाकी रोला जो होता है वो सम्मात्रिक छंद होता है और उसमें 24 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। ठीक है, दोहा जो होता है उसमें 13-11 और 13-11 मात्राएं होती हैं। सोरठा इसका उल्टा होता है, 11-13 और 11-13 मात्राएं होती हैं। 29 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है? कूलन में, केली में, कचरन में, कुंजन में, क्यान में, कलित, कलीन, किलंकत में, इसमें अलंकार तो आप खुद देख रहे होंगे कितने बार का आया। जब भी कभी किसी वर्ण की पुनरावृत्ति होती रहती है तो उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। 30 नंबर, आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? फिर देखो यहाँ पे आचार्य भरत पूछ दिए गए, इन्होंने काव्य दोष 10 माने हैं। कितने माने हैं? 10 माने हैं। और आचार्य वामन के लिए लिख लीजिएगा कि वामन ने कितने माने हैं? तो जो वामन हैं उन्होंने 20 माने हैं। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर बंद कर दिया, याद रखना, वामन ने 20 माने हैं। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या होता है? जो लोकोक्ति होती है उसका सामान्य अर्थ क्या होता है? तो उसकी अगर आप उसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? लोक की उक्ति हो जाता है। क्या हो जाता है? लोक की उक्ति हो जाता है। तो देखो सामान्य अर्थ लोक की उक्ति हो जाता है। ठीक है, जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष के उद्धृत किया जाता है उसे लोकोक्ति कहते हैं। जैसे अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। ठीक, तो ये एक लोकोक्ति है। एक व्यक्ति के करने से कोई कठिन काम जो है पूरा नहीं होता है, ये कहा गया है। चलो, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। चाम का मतलब खाल होता है, चूहा होता है छोटा और नगाड़े होते हैं बड़े। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं उसके चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जा सकते। तो इसका मतलब हो जाएगा कि जब चीज़ कम होगी तो उससे हम बड़े काम नहीं कर सकते। तो देखो चौथा ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीज वपन काल नाम किसने दिया था? बीज वपन नाम। हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीज वपन काल नाम किसने दिया था? तो किसने दिया था? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, इन्होंने दिया था। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो फिर आज की जो हमारी क्लास थी, पूरे 33 क्वेश्चन थे आज आपको देखने को मिले और बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे। इसमें कुछ क्वेश्चन तो इतने ज़बरदस्त थे कि वो देखा जाए तो पीसीएस लेवल के भी क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि हमारा जो क्या बोलते हैं इसको, अपना जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वो इतना महान है, वो आपको छोटी मोटी चीज़ें नहीं देता है दोस्त। वो उसको ऐसे समझिए कि वो बड़े लेवल के ही क्वेश्चंस आपके सामने लेके आता है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज की जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।